हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 86 और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य दिन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। खासकर आज का जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेस्ट सीरीज है। ना केवल अभी आपका जो 10 जनवरी का एग्जाम है आबकारी प्रवर्तन का, उसके अलावा भी आपके जो ग्रुप सी के अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, लाइक कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, वीडियो वीपीडीओ का जो एग्जाम होगा, यानी कि कुल मिला के ग्रुप सी का जो जनरल पेपर होता है 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जीके और साथ ही 40 की जीएस रीजनिंग वाला पोर्सन, ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज हैं चैनल पे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 3 टेस्ट सीरीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और साथ ही सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टेस्ट, उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 86। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सा वर्ष था जब अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कुछ भागों को विजित कर लिया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1191। ठीक है, तो 1191 में अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था और यहाँ के कुछ भागों को विजित कर लिया था। और इसका जो प्रमाण मिलता है हमको गोपेश्वर और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों से प्राप्त होता है कि कैसे वहाँ पे उसने फिर मांडलिक राजाओं को बुलाया था और अपनी प्रशस्ति बनाकर पुनः मांडलिक राजाओं को उनके राज्य सौंप दिए गए थे। लेकिन एकाधिकार किसका हो गया था? इस अशोक चल्ल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं मंडल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे जो कुमाऊं क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली होली रिवर है वो कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। और देखिए सरयू नदी जो है काली नदी की सर्वाधिक जल राशि देने वाली सहायक नदी भी है। ध्यान रखेंगे, पंचेश्वर में इन दोनों का संगम होता है। सरयू नदी का उद्गम होता है सरमूल झंडी नामक प्लेस से और सरयू के तट पर ही एक प्लेस है जो बहुत ही ऐतिहासिक है, बागेश्वर। ध्यान रखेंगे, तो बागेश्वर जो है सरयू गोमती के तट पर स्थित बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक शहर है और वर्तमान में एक जनपद है। यहीं पर उत्तराखंड का जो एक ऐतिहासिक आंदोलन था वो शुरू हुआ था, संपन्न हुआ था, बोल सकते हैं कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, और इसके साथ साथ बागेश्वर का बहुत जगह वर्णन भी मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में हो या अन्य ग्रंथों में हो, जैसे कि उत्तर का काशी हो गया, व्याघ्रेश्वर हो गया। ठीक है, अग्निकुंड भी प्रयुक्त किया गया है बागेश्वर के लिए शब्द, ध्यान रखेंगे अग्निकुंड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू। और गढ़वाल क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो गढ़वाल की सबसे पवित्र नदी फिर क्या हो जाएगी? भागीरथी हो जाएगी हमारी। ठीक है, जिसको गंगा बोलते हैं बाद में, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, उसको बता देते हैं। कुमाऊं मंडल की अपवित्र नदी अगर पूछा जाता तो काली नदी। गढ़वाल क्षेत्र की अपवित्र नदी पूछा जाएगा तो नंदाकिनी। काली और नंदाकिनी नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनका जल देवताओं को अर्पित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा कैसी है? तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं पे ऐसा दिया है, कहीं पे वैसा दिया है। आज इसको क्लियर कर देते हैं। कालसी देहरादून का जो अशोककालीन शिलालेख मिला है 13वां शिलालेख है और इस शिलालेख की भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सी भाषा है? पाली भाषा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, पाली भाषा इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए जब हमारा बौद्धिज्म चल रहा था भारत में और हम बात करते हैं उसके समकालीन जो मौर्य वंश की हम बात करते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय तो पहले ही हो गया था। अशोक के टाइम तक आते आते बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन उस समय जो मुख्यतः भाषा थी बौद्ध धर्म को प्रचारित करने की, प्रसारित करने की, उपदेश देने की, वो पाली भाषा थी। ठीक है, कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अशोककालीन शिलालेख की भाषा कैसी है? पाली भाषा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, पाली भाषा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सर्वाधिक आंतरिक जल स्तर कहाँ पे पाया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर लेवल राज्य में सर्वाधिक कहाँ पे मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला आज आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तराई क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 बार तराई आ गया यहाँ पे, सी में भी तराई है, तो तराई क्षेत्र ही सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शनों को छोड़ दीजिए। तराई क्षेत्र में सर्वाधिक आंतरिक जल स्तर पाया जाता है। ठीक है, क्यों? देखिए अब इसका थोड़ा रीज़न है। देखिए आपको पता है शिवालिक के पाद प्रदेश जैसे समाप्त होते हैं उसके बाद हमारा भाबर प्रदेश लग जाता है, भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश में क्या होता है? भाबर प्रदेश की जो मिट्टी है बहुत ही खुरदरी है, मोटी है, बालू है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद पत्थर वगैरह यहाँ पे भाबर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसलिए नदियाँ जो होती हैं यहाँ पे अंतर्गामिनी हो जाती हैं। अंतर्गामिनी यानी कि अंडरग्राउंड हो जाती है भाबर क्षेत्र में, और पुनः वो नदियाँ कहाँ पे निकलती हैं? तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है,
और इसी वजह से तराई क्षेत्र में हमारे पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं, आर्टिसन वेल्स बोलते हैं जिनको, आर्टिसन वेल्स, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है, या इनको उत्स्रुत कूप भी कहा जाता है, उत्स्रुत, ठीक है। उत्स्रुत कूप का मतलब होता है थोड़ी ही गहराई खोदने पर एकदम फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है कुआं, यानी कि कुआं अगर वहाँ पे खोदते हैं हम तराई क्षेत्र में, पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जहाँ से पानी स्वतः ही बाहर निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि दाब ज़्यादा रहता है, पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लेवल, ठीक है। अब इसको आप बहुत ही लंबी यहाँ पे मेथड होती है इसको समझने के लिए, तो इतना तो हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना याद रखिए, राज्य में सर्वाधिक जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो तराई क्षेत्र में मिलता है, और इसीलिए तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ या उत्स्रुत कुएं पाए जाते हैं, वेल्स। गढ़वाल भातृमंडल का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, गढ़वाल भातृमंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, और कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी, ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी इनके प्रयासों से। और इसके बाद इनका पहला सम्मेलन होता है 1908 में, कहाँ पे? कोटद्वार में, ठीक है। हालांकि स्थापना कब है? 1907 की है, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 1908 कोटद्वार में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पूर्व एग्जाम्स में, और राइट आंसर इसका 1398, ठीक है, 1398 में किया था तैमूर लंग ने। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। तो CSI की उपाधि से यहाँ पे सुशोभित किया था किसको? कीर्ति शाह को, ठीक है। कीर्ति शाह बहुत प्रतापी राजा था उत्तरवर्ती पंवाल शासन का, और कीर्ति शाह का पूरा एग्जाम्पल भी पेश किया था। एक बार इनका सम्मेलन हुआ था राजाओं का, रियासतों के राजाओं का सम्मेलन हुआ था, वृहत स्तर का था भारत में। तो वहाँ पर ब्रिटिश जो वॉइसराय था, गवर्नर जनरल था, उसने कीर्ति शाह को एक आइडल माना था, बोला था कि जितने भी रियासत के राजा हैं उन्होंने फॉलो करना चाहिए कीर्ति शाह को। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कीर्ति शाह या उत्तरवर्ती जो पंवार राजा थे वो ब्रिटिशर्स के राजभक्त थे, ठीक है। इसीलिए तो 1857 की क्रांति भी नहीं पनप पाती गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं क्षेत्र में केवल हल्द्वानी के आसपास हलचल होती है, गढ़वाल में तो बिल्कुल ही हलचल नहीं होती। यही रीज़न था, क्योंकि सुदर्शन शाह उसमें शासक था गढ़वाल का, और गढ़वाल में 1857 की जो क्रांति हुई उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत सी उपाधियाँ भी दी इन राजाओं को। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आसान है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है दोस्तों कि हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, कठिन क्वेश्चन जो सरल सही हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा ईजी क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिविजन नहीं किया होता और माइंड कन्फ्यूज कर जाता है। तो ये क्वेश्चन भले ईजी है, लेकिन इसका याद रखना हमेशा, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला राजा कौन था? प्रताप शाह, ठीक है, ऑप्शन सी प्रताप शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1867 में ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, मिशनरीज आए हमारे गढ़वाल कुमाऊं की धरती में, और उन्होंने काम शुरू कर दिया भैया कि कैसे यहाँ के लोकल पीपल को हमने अपने धर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले ऐसे वर्ग को पकड़ा जो बहुत ही वंचित था, मतलब जिनके पास बहुत गरीबी थी, ठीक है, और खासकर समाज में जो निम्न वर्ग था, जो हमारा उपेक्षित वर्ग था, उन्हीं लोगों के उसमें ज़्यादा गरीबी होती थी, ठीक है। तो पहला व्यक्ति जो गढ़वाल क्षेत्र से हमारा जिसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली, यानी कि वो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर ईसाई बन गया, वो व्यक्ति कौन था? ख्याली ओड़ नाम का राजमिस्त्री था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ख्याली ओड़ नाम का राजमिस्त्री जो था, पेशे से राजमिस्त्री था, यानी कि मेसन था ये, ठीक है, दीवार वगैरह जो आपका मकान बनाते हैं ना मिस्त्री। ख्याली ओड़ को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई, और ईसाई धर्म को अपनाने के बाद ख्याली ओड़ का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? साइमन पीटर, ठीक है, बिल्कुल आधुनिक नाम मिल गया इसको, साइमन पीटर। यानी कि ये पहला व्यक्ति था गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में जिसने ईसाई धर्म को अपनाया था। और क्यों अपनाया था आप समझ ही गए होंगे, जो हमारे समाज के वंचित वर्ग के लोग थे या बीमार लोग थे, उसमें मिशनरीज लोगों ने बहुत से हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम खोले, उसके साथ साथ हमारे बहुत ही जो हमारी मिर्गी वगैरह की बीमारी होती थी, उसके साथ साथ जो हमारी लेप्रोसी होती थी, कोढ़ की बीमारी, या जितने भी अन्य जो बहुत ही महंगे ट्रीटमेंट थे या सुलभ ही नहीं थे, उसके लिए क्या किया? बहुत से आश्रमों की स्थापना की, कोड़ी खानों की स्थापना हुई, यानी कि जो हमारे लेप्रोसी मिशन है, इसीलिए तो किए गए थे ताकि उन लोगों की सिंपैथी पाके उन लोगों का धर्म कन्वर्ट कर दिया जाए, किसमें? ईसाई धर्म में, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ब्रेड दिया लेकिन फ्री में नहीं दिया, ठीक है, बटर वाला ब्रेड दिया लोगों को लेकिन फ्री में नहीं दिया, उसके एवज में क्या बोला कि हमारे धर्म को अपनाओ आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में भूमि निर्धारण प्रणाली सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? तो कुमाऊं क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो भूमि निर्धारण प्रणाली, ठीक है, ये शुरुआत करने वाले कौन थे? चंद राजा थे सबसे पहले, ठीक है। चंद राजाओं ने, पंचायती राज व्यवस्था भी बोलते हैं ना हम, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल को किस व्यक्ति ने ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्रीदेव सुमन का आपको पता ही है, शहीद इनको काउंट किया जाता है, इनके जो योगदान को देखते हुए, बलिदान को देखते हुए। टिहरी रियासत का जो राजशाही चल रही थी उसमें राजशाही के बहुत से जो उसमें अधिकारी वर्ग के लोग थे ना, राजा तो बाहर टूर में चले जाता था, जैसे रवाई कांड हुआ, उसके बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं होती थी, जैसे चुंगी कर वाली घटना हो जाती थी। टिहरी के लोग जब इधर उधर जाते थे तो टोल नाके पे जो अधिकारी होते थे रियासत के, वो लोगों के झोले वोले चेक करते थे और जितना भी अच्छा खासा सामान मिल गया उसको जब्त कर लेते थे। मतलब मनमर्जी चल रही थी। तो इस राजशाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति यही लोग थे, श्रीदेव सुमन जी लोग। अब बात इनकी मानी नहीं गई, इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, तो फिर इन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू किया था और जेल में ही आमरण अनशन करते हुए 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी अनशन को, क्योंकि राजशाही के खिलाफ अनशन किया, इसी अनशन को हमारे डॉक्टर शेखर पाठक जो हैं, शेखर पाठक जी ने बोला है ऐतिहासिक अनशन। ध्यान रखेंगे, किसने बोला है? शेखर पाठक ने। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद राजशाही, फिर उसके बाद और घटनाएं होती हैं, वहाँ पे कीर्तिनगर वाली घटना होती है और फाइनली फिर 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है। लेकिन प्रयास इन्हीं का था, बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे एक हिसाब से लोगों को अवेयर किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो नमक सत्याग्रह जब उत्तराखंड में हुआ मित्रों, उसमें इसके अंतर्गत बहुत अलग अलग सत्याग्रह किए गए। किसी ने नमक सत्याग्रह किया, किसी ने जंगलात के विरुद्ध सत्याग्रह किया, किसी ने मतलब और चीज़ों के लिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थी उनके लिए यहाँ पे सत्याग्रह किया, किसी ने घराटों पे लगने वाले कानून के विरुद्ध सत्याग्रह किया। तो मतलब अलग अलग स्तर पे, क्योंकि हमारे गांधी जी ने बोल दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह है कि आप लोग अपने अपने स्तर पर आंदोलन करें, कोई ना कोई सत्याग्रह चलाएं। इसी के तहत यहाँ पर उत्तराखंड में झंडा सत्याग्रह भी चलाया गया, यानी कि जितने भी उसमें बिल्डिंग वगैरह थी गवर्नमेंट की, उन पर ब्रिटिश झंडा ना होकर हमारा झंडा लगाया जाए, ये मांग थी। और फाइनली क्या हुआ, देखिए जो अल्मोड़ा नगर पालिका, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, अल्मोड़ा नगर पालिका पे झंडा फहराने वाली जो महिला थी वो विष्णी देवी शाह थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, विष्णी देवी शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर पर्वतीय मैदान किस भौतिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर पर्वतीय जो मैदान होते हैं ना, ये कौन से भौतिक प्रदेश में देखने को मिलते हैं? अब देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे अंतर पर्वतीय मैदान क्या है, जब इसका आंसर बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लघु हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, आपको पता है जो हमारे डॉक्टर एस.सी. खरकवाल है, उन्होंने उत्तराखंड के भौतिक प्रदेशों को या भौगोलिक स्थिति को 5 भागों में बांटा है। सबसे नीचे मैदानी भाग है, मैदानी भाग के ऊपर हमारा तराई भाबर क्षेत्र आता है, फिर हमारा शिवालिक क्षेत्र आता है, फिर हमारा लघु हिमालय क्षेत्र आता है या मध्य हिमालय क्षेत्र आता है, फिर हमारा महान हिमालय क्षेत्र आता है। ठीक है, अब लघु हिमालय में हम जब जाते हैं मित्रों, लघु हिमालय रेंज में, तो इसकी जो पश्चिम से पूर्व को आने वाली श्रेणियाँ हैं, पूर्व की तरफ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अंतर पर्वतीय मैदान। ठीक है, लघु हिमालय की पूर्व की श्रेणियों में हमको कुछ अंतर पर्वतीय मैदान देखने को मिलते हैं, शिवालिक के जस्ट नॉर्थ में। और ये प्लेसेस हैं, जैसे कुमाऊं क्षेत्र का लोहाघाट क्षेत्र है, कुमाऊं का चंपावत क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखते हैं लोहाघाट और चंपावत थोड़ा प्लेन एरिया में बिल्कुल है ना, तो इसीलिए इनको अंतर पर्वतीय मैदान कहा जाता है, यानी कि पर्वत के अंतर मैदान। तो ये हमें लघु हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। फूलों की घाटी किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारी फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो कौन से जोन में आते हैं, कौन सी मतलब जो भौतिक प्रदेश हमने विभाजन किया उत्तराखंड का भौगोलिक दृष्टि से, किस क्षेत्र में रखा जाता है फूलों की घाटी को, या कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वृहद हिमालय। ठीक है, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में ही, या बाह्य हिमालय जिसको हम बोलते हैं, लघु हिमालय के बाद का, या महान हिमालय भी जो हम बोलते हैं, तो वृहद हिमालय में ही उसकी तलहटी में हमारा फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और फूलों की घाटी कौन से जनपद में आती है? तो चमोली में आती है। ठीक है, चमोली में है फूलों की घाटी। गोरखों के दंड विधान का विस्तृत वर्णन किस कमिश्नर ने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो आपको पता है गोरखा शासन काल में जो उनकी दंड प्रणाली थी, बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद थी वो। मतलब आदमी आज सुनेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी दंड व्यवस्था थी। जैसे गोला दीप थी, कड़ाई दीप थी। कड़ाई दीप का मतलब समझ रहे हैं, कड़ाई में तेल उबल रहा है बिल्कुल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसी में दोनों के वादी और प्रतिवादी दोनों के हाथ डाल दिए जाते थे गर्म खौलते तेल में। अगर हाथ जल गया तो दोषी, हाथ नहीं जला तो निर्दोष। अब बताइए, इस प्रकार की भी कोई न्याय व्यवस्था होती है? तो इसी तरह के बहुत से दंड विधान थे उसमें गोरखाओं के, और इन सभी दंड विधानों का संपूर्ण चर्चा की गई है। इनको बताया गया है किसके द्वारा? विलियम ट्रेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसमें सही उत्तर है, विलियम ट्रेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
गोरखा शासन काल में सेवा मुक्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो गोरखा शासनकाल या गोरखा सैनिक तो बहुत बहादुर थे, वीर थे, इसीलिए आज हम देखते हैं हमारे भारत की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट जो है स्टेबल है। और गोरखा सैनिकों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, आर्मी के लिए हाइट वगैरह में छूट मिलती है, उनके लिए एक फिक्स कोटा होता है भर्ती का, ठीक है, वो कमीशन्ड ऑफिसर हो या हमारा जो ऑर्डिनरी रैंक होता है, ठीक है, उन दोनों जगह पे हमको बराबर देखने को मिलता है इनका। और देखिए गोरखा शासन काल में भी जो सैनिक होते थे बहुत बहादुर होते थे, यानी कि सैनिकों को बहुत सम्मान दिया जाता था मध्यकाल में भी, या आप बोल सकते हैं जो हमारे चंद शासन काल, गोरखा शासन काल जो चला था ना उत्तराखंड में उस टाइम पे, इसीलिए जो हमारे सेवा मुक्त सैनिक थे उनके लिए भी एक वर्ड यूज होता था ढाकचा। ऑप्शन डी इसमें सही है। तो गोरखा शासनकाल में जो सेवा मुक्त यानी कि जो रिटायर्ड सैनिक थे उनको ढाकचा कहा जाता था, और जो ऑन ड्यूटी सैनिक होते थे यानी कि सेवारत सैनिक होते थे उनको जागचा कहा जाता था, ठीक है, याद रखेंगे जागचा। जागचा मतलब जो ऑन ड्यूटी हैं, काम कर रहे हैं सैनिक, अभी हैं राज्य की सेना में, और जो रिटायर हो गए उनको ढाकचा, ठीक है। चलिए उत्तराखंड का पामीर दूधातोली जो है वो किस भाग का अंग है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बोला आज ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं कुछ। तो जो हमारा पामीर है उत्तराखंड का, दूधातोली पर्वत को कहा जाता है ना, यहाँ से मुख्यतः बहुत सी नदियाँ निकलती है छोटी बड़ी, लेकिन मुख्यतः 5 नदियों के लिए फेमस है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ठीक है, इसके साथ साथ हमारा आटागाड़ और हमारा पश्चिमी रामगंगा और विनो, ये 5 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और ये जो उत्तराखंड का पामीर है इसका हम विस्तार देखते हैं कौन सी श्रेणी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, मध्य हिमालय का भाग है ये, ठीक है। कौन सा? मध्य हिमालय में स्थित है उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली पर्वत श्रेणी। अगला देखिए हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जो हमारे शिल्प उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल है ये, ठीक है, ताकि जो हमारे कुटीर उद्योग होते हैं या शिल्पकार जो उद्योग करते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उनके लिए योजनाएं क्रियान्वित किया जा सके, या जो भी चीज़ें हैं माइक्रो फाइनेंसिंग है, बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, यानी कि उनको कुल मिलाकर उनके स्वरोजगार के लिए सपोर्ट किया जाए जो कि कुटीर उद्योग करते हैं राज्य में। इसीलिए इस संस्थान को स्थापित किया गया है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक प्लेस है गरुड़ाबाज, ठीक है, गरुड़ाबाज नामक प्लेस में यह हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान बनाया गया है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारा लघु हिमालय है ये कहाँ पे है? तो लघु हिमालय की लोकेशन की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ उत्तराखंड का, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भौगोलिक सीमा के बारे में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे हमारा कौन सा है? मैदानी भाग आ जाता है। मैदानी भाग के ऊपर तराई भाग है। तराई भाग के ऊपर हमारा कौन सा आ जाता है? भाबर प्रदेश। भाबर के बाद हमारा शिवालिक प्रदेश आ जाता है, ठीक है। शिवालिक के बाद हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय आ जाता है। फिर इसके बाद हमारा महान हिमालय या वृहत हिमालय आ जाता है। और कुछ हमारी जैक्सर की श्रेणियां भी उत्तर भाग को टच करते हैं जिसको हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसी में हमारा वृष्टि छाया प्रदेश भी पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है लघु हिमालय किसके मध्य में है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में हो जाएगा? हमारा महान हिमालय ऊपर से है और नीचे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में ही लघु हिमालय या मध्य हिमालय स्थित है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर देखा जाए, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस स्थल को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? ठीक है, तो गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हरिद्वार। देखिए हरिद्वार का जो बहादुराबाद है और हरिद्वार के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से हमको जो बहुत ही पुरानी सभ्यता के बहुत से मृद भांड वगैरह मिले हैं। गेरुए रंग के जो हमारे मृद भांड होते हैं ना, मिट्टी के पॉट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, इष्टिकाएँ मिले। इष्टिकाएँ मतलब ईंट को बोलते हैं इष्टिकाएँ, ठीक है, ईंट। जैसे हम पढ़ते हैं बाड़वाला क्षेत्र है, बाड़वाला से हमारे अश्वमेघ यज्ञ के जो हुए होंगे उस टाइम पे अश्वमेघ यज्ञ के इष्टिकाएँ प्राप्त होते हैं बाड़वाला से। तो ऐसे ही हरिद्वार जो है, इसीलिए इस हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राचीन साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं यहाँ से, इसीलिए बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 86। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद कर लें आप। और साथ ही देखिए आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाती। और मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपका 10 को एग्ज़ाम है तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर अटैम्प्ट कर लें। प्रैक्टिस सेट हमारी एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पे वरियस कोर्स चल रहे हैं, वरियस उसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, साथ ही अभी सेक्शनल प्रैक्टिस सेट भी उसमें लॉन्च किए जाएंगे, उत्तराखंड जीके के अलग, हिंदी के अलग, सामान्य अध्ययन के अलग। तो इन सभी का लाभ आप उठा सकते हैं, तो एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। साथ ही देखिए दोस्तों, आपका कोई भी डाउट क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, और साथ ही देखिए बहुत से ऑप्शन हैं जहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब सारा रिवीजन करें, और एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आता है तो बहुत लोगों को घबराहट होती है। एग्ज़ाम से डरना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम को यहाँ पे जीतना है, ठीक है हमने। और ये सभी तभी संभव होता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ अंदर से एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तब जाके आप सफलता को आसानी से पा सकते हैं। मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, इसी आशा के साथ जल्दी आपसे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।